नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे चरण में आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब से कुछ देर बाद मुकाबला शुरू हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 2020 क्रिकेट विश्व कप के बाद भारत 4 देशों न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की मेजबानी करेगा। टेबल टेनिस में सिद्धेश पांडे, मुदित दानी और फिदेल आर स्नेही सुधांशु ग्रोवर की भारतीय जोड़ी ने ITTF कजाकिस्तान इंटरनेशनल ओपन में कांस्य पदक जीता। और ड्यूरन कप फुटबॉल में दिल्ली एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 2-2 से बराबरी पर रोका, जबकि एफसी गोवा ने जमशेदपुर एफसी को 5-0 से हराया। और आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आईपीएल से। आईपीएल के दूसरे चरण में आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब से कुछ देर बाद मुकाबला शुरू हो रहा है, यानी 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आईपीएल 2021 का पहला चरण भारत में हुआ और फिर अप्रैल मई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं शिव प्रकाश की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण 2 मई को इंडियन प्रीमियर लीग का सफर थम गया था। अब 140 दिन के ब्रेक के बाद यूएई में इस टूर्नामेंट को पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले से। अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए काफी कुछ दांव पर होगा। अगर चेन्नई की टीम जीती तो वो अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ जाएगी। अभी दिल्ली के 12 और चेन्नई के 10 अंक हैं। चेन्नई का नेट रन रेट दिल्ली से बेहतर है, लिहाजा एक समान अंक होने पर वो दिल्ली से आगे निकल जाएगी। वहीं मुंबई की टीम की जीत की स्थिति में चौथे से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। मुंबई के अभी 8 अंक हैं। आईपीएल 2021 में इन दोनों टीमों के पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन बना लिए हैं। जवाब में मुंबई ने 6 विकेट खोकर जीत के लक्ष्य को हासिल किया है। ये मुंबई की टारगेट चेस करते हुए सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उसने 2017 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 199 रन का पीछा किया था। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। शिव प्रकाश, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मनोज, देखना दिलचस्प होगा कि आज का मैच किस टीम के नाम रहता है, क्योंकि काफी कड़ी टक्कर होने वाली है दोनों टीमों के बीच। दोनों जो है आईपीएल चैंपियंस टीम है और जब भी हम देखते हैं कि मैच की शुरुआत होती है तो इन्हीं दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होता है, चाहे वो पहला चरण ही हो क्यों ना हो। और अब जबकि दोनों के प्लेइंग 11 सामने आ चुके हैं तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस को अपने कप्तान उनके साथ नहीं है और अब पुलार्ड की कप्तानी में मैच खेला जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है इस मैच में? देखिए, सबसे बड़ा झटका तो यही है कि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और पोलार्ड, जैसा कि आपने बताया, कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन वहीं ये माना जा रहा था कि फाफ डू प्लेसी पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन वो यहाँ खेल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह जो बहुत पिछले 3 मुकाबले सीपीएल के नहीं खेले थे, लेकिन इससे पहले बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। उन्होंने शानदार सेंचुरी भी बनाई, 84 रन भी बनाए और उस फॉर्म को यहां कैरी फॉरवर्ड करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। और यहां आईपीएल के मंच पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। सीएसके को अच्छा आधार मिलता है, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी को आगे पनपने का अवसर मिलता है, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा या उत्साहवर्धक नहीं है। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि यहां एक प्रयोग मुंबई इंडियंस ने जरूर किया है। अनमोल प्रीत सिंह को मौका दिया है, जो पंजाब के रणजी खिलाड़ी हैं और 2018-19 में इनकी बोली लगी थी मुंबई इंडियंस से। काफी समय से बेंच पर बैठे हुए थे, बेंच की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन अब उनको अवसर मिला है और देखना है कि वो और मध्य क्रम में सौरभ तिवारी, जिनका इम्तिहान होगा, जो आमतौर पर शुरुआती मुकाबलों में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, और कितना अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि चौथे स्थान पर चल रही है मुंबई इंडियंस की टीम। जी
बिल्कुल। तो अब इस समय सबकी नजरें जो हैं दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर लगी हुई हैं, जहां पर आईपीएल का मैच अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और जिस तरीके से दो जायंट हम कह सकते हैं आपस में भिड़ने वाले हैं, और इसका जो रोमांच होता है आईपीएल का, क्योंकि अगर हम देखें तो मनोज, कहीं ना कहीं से जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब ये मैच रोकना पड़ा था आज से 140 दिन के पहले, तो उस समय स्थितियां दूसरी थी। तब भारत में मैच हो रहा था, अब मैच जो है वो यूएई में हो रहा है और इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो कितना कुछ मानते हैं कि ये जो दूसरा चरण है, चूंकि ब्रेक के बाद हो रहा है, तो कितना इफेक्ट आएगा इसके ऊपर? देखिए, जैसा अभी आपने कहा, दो जायंट्स के बीच में मुकाबला हो रहा है। वाकई ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि एक टीम 5 बार की चैंपियन है, दूसरी टीम 3 बार की चैंपियन है, और दोनों टीमें जब आपस में भिड़ेंगी तो देखिए, अब ओपनिंग जोड़ी जो अगर हम देखें तो फाफ डू प्लेसी के आने से सीएसके की टीम काफी संभल गई है। और अगर आपने जैसे दुबई का जिक्र किया, दुबई की स्थितियां चेन्नई सुपर किंग्स के ज्यादा अनुकूल हैं। उनके स्पिन जो खिलाड़ी हैं, स्पिनर्स काफी कारगर रहे हैं। ये एक ऐसा मैदान है दुबई का, दरअसल यहां फास्ट बॉलर्स के लिए जितनी मदद है, स्पिनर्स को भी काफी मदद है। बहुत अच्छे विकेट्स मिले हैं, अच्छे खासे विकेट संख्या अगर आप देखेंगे, स्पिनर्स को भी कम विकेट नहीं मिले हैं यहाँ। और अगर आप देखें तो जो शीर्ष क्रम में जो उनके चेन्नई सुपर किंग्स के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनकी भरमार है। मोइन अली हैं, सुरेश रैना है, रविंद्र जडेजा हैं। हम तो ये मान के चल रहे थे कि भाई शायद ऑफ स्पिनर के तौर पर जयंत यादव को मौका मिलेगा, लेकिन राहुल चाहर पर ही भरोसा किया है मुंबई टीम प्रबंधन ने, मुंबई इंडियंस के। तो राहुल चाहर का प्रदर्शन 2021 का जो पहला पड़ाव था, लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ काफी अच्छा रहा है उनका। 7 से कम इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं और विकेट भी चटकाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस पर उनको भरोसा है उस पर यहां तरजीह दी गई है उसको, उसके प्रदर्शन के आधार पर। तो इस समय सबकी निगाहें इस मैच पर लगी हुई हैं और हम भी आपको इसका अपडेट अपने बुलेटिन्स में देते रहेंगे। अक्टूबर-नवंबर में ओमान और संयुक्त अरब अमारात में होने वाले 2020 विश्व कप के बाद भारत 4 देशों न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की मेजबानी करेगा। टीम इंडिया भारत में 21 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलेगी। घरेलू सत्र का आखिरी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी चारू सक्सेना की ये रिपोर्ट। अगले साल जून में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 2020 मैचों की श्रृंखला खेलेगी, जिसका आखिरी मुकाबला दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस बीच 2020 विश्व कप से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ 2 वार्म अप मैच खेलेगी। पहला मैच 18 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ और दूसरा मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। ये दोनों मैच दुबई में खेले जाएंगे। इंग्लैंड के साथ वार्म अप मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच दोपहर 3:30 बजे से होगा। 2020 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे ओमान और यूएई में कराया जाएगा। हालांकि वर्ल्ड कप की मेजबानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास ही होगी। 17 अक्टूबर से क्वालिफाइंग मैच खेला जाना है। फाइनल मैच 14 नवंबर को है। पहला सेमीफाइनल मैच 10 नवंबर को और दूसरा सेमीफाइनल मैच 11 नवंबर को खेला जाएगा। वहीं भारत को अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। 2020 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, ऋषभ पंत, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को शामिल किया गया है। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर हम इस कार्यक्रम की पर नजर डालें तो हालांकि इसकी जो पुष्टि है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन इसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की अगर हम बात करें घरेलू मैच का, तो पहला T20 17 नवंबर को जयपुर में खेला जाएगा, दूसरा T20 19 नवंबर को, तीसरा 2020 मैच 21 नवंबर को होगा। इसके अलावा टेस्ट मैच भी होगा जो 25 से 29 नवंबर के बीच और 3 से 7 दिसंबर के बीच दूसरा टेस्ट होगा। हालांकि वेस्टइंडीज के कार्यक्रम पर अगर हम नजर डालें तो जो पहला ओडीआई है वो 6 फरवरी से खेला जाएगा। पहला 2020 मैच 15 फरवरी से खेला जाएगा। श्रीलंका के साथ पहला टेस्ट 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में होगा और इसके अलावा
उनके अगर 2020 मैच की हम बात करें तो पहला T20 मैच 13 मार्च से होगा और दक्षिण अफ्रीका के साथ तो 5 2020 मैच खेले जाने वाले हैं, जिसका आखिरी मुकाबला दिल्ली में होगा, जबकि पहला 2020 मैच 9 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक 4 बड़े जो क्रिकेट जायंट हैं उनके साथ जो घरेलू मुकाबला होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग मैच होंगे ये सारे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने जैसा बताया न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, ये तो 2 जायंट हैं T20 क्रिकेट के। जी, बहुत अच्छा खासा अभ्यास मिलेगा, बहुत अच्छे खासी हमारी T20 की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप हो चुका होगा तब तक, लेकिन उसके बाद फिर आप साउथ अफ्रीका का आपने जिक्र किया। हालांकि ये टीम अब वो पहले जैसी साउथ अफ्रीकी टीम नहीं रह गई है, पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। जहां भी हम 5 T20 मैच इनके साथ खेलेंगे, श्रीलंका के खिलाफ हम खेलेंगे टेस्ट भी और T20 भी, और श्रीलंका की स्थिति भी बदस्तूर वैसी ही है जैसे कि साउथ अफ्रीका की है। लेकिन 2 अच्छी टीमें आपने बताया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज। T20 की बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं। हमने बेशक न्यूजीलैंड को हराया था न्यूजीलैंड में T20 में, लेकिन बहुत क्लोज मैचेस हुए थे। वो मैच ऐसे थे कोई भी जीत सकता था। नहीं, और वैसे भी न्यूजीलैंड की अगर हम टीम देखें तो काफी मजबूत टीम इस समय बन के उभरी है, और जहां तक जो कांटे की टक्कर की बात है तो न्यूजीलैंड के साथ हमारी बहुत अच्छा मैच होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड हर फॉर्मेट में टक्कर देती है। ये वही टीम है जिसने आपको टेस्ट का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने नहीं दी थी। ये वही टीम है जिसने आपको वनडे का बेताज बादशाह बनने से रोक दिया था। ये वही टीम है। इसके साथ बहुत टफ फाइट रहती है हमारी। उनकी आप फास्ट बॉलिंग देखिए, उनका मिडिल ऑर्डर देखिए। हाँ, स्पिन में थोड़ा बहुत हमारा पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नेक टू नेक मामला है। मुकाबला कहीं भी जा सकता है, लेकिन अपनी कंट्री में तो ये बिल्कुल सवा शेर साबित होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत सारे मुकाबले अभी जो होने वाले हैं इससे पहले और इसके अलावा 2020 विश्व कप से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ 2 वार्म अप मैच भी खेलेगी, और पहला मैच 18 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ और दूसरा मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। हालांकि ये दोनों मैच भी दुबई में खेले जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारत को इसका एडवांटेज जो है मिलने वाला है, क्योंकि 2 अच्छी टीमों के खिलाफ आप खेल रहे हैं। क्योंकि जो नियम है, नियम के मुताबिक जो आपकी पूल की टीमें हैं उनसे आपको प्रैक्टिस मैच नहीं मिलता, ये आपके पूल में नहीं आती, दूसरे पूल में आती हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं रह गई है, और आपने देखा भी है पिछले दिनों बांग्लादेश के हाथों उसकी दुर्गति, 1-4 से ये टीम हारी है। और इंग्लैंड में भी कई टॉप प्लेयर जो हैं अब रिदम में नहीं है, लय में नहीं है। यान मॉर्गन सिर्फ अपने नाम की खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें उनका परफॉर्मेंस पिछली 14-15 पारियां उनकी बहुत हल्की गई हैं। एक अच्छी पारी के लिए वो तरस रहे हैं। सैम बिलिंग्स की वापसी हुई है। सैम बिलिंग्स को तो मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने लास्ट हाफ सेंचुरी कब लगाई थी। शायद लगभग 23-24 मैचों से नहीं चल पा रहे हैं। तो उनको कुछ खिलाड़ियों को समेटना और अपनी टीम बनाना मजबूरी है उनके पुराने रिकॉर्डों को देखते हुए, और T20 में कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है इंग्लैंड की टीम। लेकिन ठीक है, भारत को अभ्यास मिलेगा, अच्छी बात है, क्योंकि पहला मैच भारत का बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, तो इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो जब इस तरह की 2 टीमें खेलती हैं, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो उस समय सभी की निगाहें इस मैच के ऊपर लगी होती है। लेकिन फिलहाल IPL पर अभी सबकी निगाहें हैं, जो कि मैच शुरू हो चुका है। क्रिकेट के बाद बात करते हैं टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में सिद्धेश पांडे, मुदित दानी और फिदेल आर स्नेहित सुधांशु ग्रोवर की भारतीय जोड़ी को कारागांडा में ITTF कजाकिस्तान इंटरनेशनल ओपन में अपने अपने पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। दोनों जोड़ियों ने अपने अपने सेमीफाइनल में विपरीत तरीके से हारने के से पहले पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। मुदित और सिद्धेश की महाराष्ट्र जोड़ी को अली अलखद्रवी और अब्दुल अजीज बुशुलेवी की सऊदी अरब की जोड़ी के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं स्नेहित और सुधांशु कजाक जोड़ी एलन कुरमांगलिएव और किरिल गेरसिमेंको के खिलाफ 2-3 से जोड़ी हार गई। स्नेहित ने बेलारूस के पावेल प्लाटोनोव को 4-1 से हराकर सिंगल्स फाइनल में भी प्रवेश किया। विश्व के 405वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक के मैच में कजाकिस्तान के 46वें स्थान के केरिल गेरासिमेंको से खेलेंगे। कौशानी नाथ और प्राप्ति सेन की भारतीय महिला डबल्स जोड़ी ने भी कामिला खलीकोवा और मेकरिनिसो नोरकुलोवा की उज्बेक जोड़ी को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उनका सामना खिताबी मुकाबले में रूस की वलेरिया कोत्सिरू और वलेरिया
या शचर बतख से होगा। तो ये जो मैच है अगर हम देखें तो मनोज, खिलाड़ियों ने हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन, सिद्धेश और मुदित दानी की जोड़ी ने अगर हम देखें तो पूरे टूर्नामेंट में ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिलहाल सेमीफाइनल के बाद वो इस टूर्नामेंट में जगह नहीं बना पाए। जी हाँ, बिल्कुल। सऊदी अरब की टीम से जिस तरह से आपने बताया 0-3 से वो हारे हैं, और लेकिन वही सुधांशु और स्नेहित की तारीफ करनी होगी। बहुत ही कड़ा संघर्ष देखने को मिला था सेमीफाइनल मुकाबले में। 2 के मुकाबले 3 गेम से वो जीत पाए उनके अपोनेंट टीम। तो यहां एक अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है। अगर आप हारते हैं, जीतते हैं, खेल में हार जीत होती है, लेकिन अगर आप टफ फाइट देकर मुकाबला जीतते हैं या हारते हैं तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं। तो आप उम्मीद बनती है कि ये भविष्य में टीम और अच्छा कर सकती है। जी हाँ, इस टीम के ऊपर अभी चूंकि इसके बहुत सारे मैच अगर हम देखें तो बाकी हैं। अगर सिंगल्स के स्नेहित की अगर हम बात करें तो बेलारूस के पावेल प्लाटोनोव को 4-1 से हराकर सिंगल्स फाइनल में इन्होंने प्रवेश किया है, और अब फाइनल पे जो उनका मुकाबला है वो किरिल गेरासिमेंको से उनका मैच होने वाला है। तो उम्मीद है कि कुछ और पदक जो है हमारे खाते में आने वाले हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और जिस तरह से डबल्स का उनका तजुर्बा है वो भी उनके बड़ा काम आएगा, क्योंकि आदमी रिदम में आ जाता है कोई भी प्लेयर, तो फिर वो सिंगल्स हो डबल्स हो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। और जिस तरीके से उनका कवरेज बहुत बढ़िया है, उनका बैकएंड बहुत अच्छा है, फोरहैंड बहुत संतुलित है, संतुलित तरीके से खेलते हैं। तो यही खेल अगर उन्होंने फाइनल में बरकरार रखा तो खिताब फिर अपनी झोली में आते देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि ये खिलाड़ी फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। ड्यूरंड कप फुटबॉल में दिल्ली एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 2-2 से बराबरी पर रोक दिया है। और अगर हम देखें तो ये दोनों ही टीमों का जो मैच इतना इंटरेस्टिंग 2-2 से बराबरी पर रोका है। और क्या कुछ है इस मैच में मनोज, क्या लगता है दोनों टीमों के बारे में? देखिए, ये दिल्ली एफसी के लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेंगलुरु के लिए मैं कहूंगा उसके बढ़ते हुए कदमों को रोका है। और अगर देखें तो विलिस प्लाजा जो कि त्रिनिदाद से ताल्लुक रखते हैं, फॉरवर्ड हैं उनके, और ये चर्चिल के लिए भी खेल चुके हैं, मोहम्मडन के लिए भी खेल चुके हैं। तो भारतीय परिवेश में काफी ढल चुके हैं। और इस खिलाड़ी ने 2 गोल किए हैं, करीब 4-5 मिनट के अंतराल में 2 गोल किए हैं और अपनी टीम को वापस ले आए थे। और वहीं अगर हम देखें तो बेंगलुरु एफसी में शिवा शक्ति और विद्यासागर सिंह ने गोल किए। शिवा शक्ति जो है तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, रामन विजयन हुआ करते थे, आपको याद होगा, भारतीय टीम के खिलाड़ी, उनके सॉकर स्कूल से ये आए हैं। और विद्यासागर सिंह जो है मणिपुर के हैं, ईस्ट बंगाल के युवा सिस्टम की देन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई जितनी क्लब हैं यहाँ पर, चाहे वो ईस्ट बंगाल की क्लब हो या पुराने खिलाड़ी हो, रामन विजयन हो, इनकी जो एकेडमी चल रही हैं, कोई जगह भाईचुंग भूटिया की एकेडमी चल रही है, यहां से अगर जो टैलेंट सामने आता है और आकर वो महत्वपूर्ण मौकों पर गोल करता है तो फिर देखकर बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, तो ये तो बात रही दिल्ली एफसी और बेंगलुरु एफसी की। इसके अलावा एक मैच, दूसरे मैच की बात करेंगे जिसमें एफसी गोवा ने जमशेदपुर एफसी को 5-0 से हराया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और हमेशा से गोवा की टीम अच्छा करती रही, लेकिन 5-0 से जब जमशेदपुर एफसी को हराया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर अगर कोई खिलाड़ी, अगर मेजबान राज्य का खिलाड़ी हो, मेजबान क्लब का खिलाड़ी हो, वो गोल करता है तो मजा कुछ चौगुना हो जाता है। और वहां के लोकल जो दर्शक होते हैं उनको बहुत मजा आता है, रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। देवेंद्र जो कि सालगांवकर से जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मूलतः पणजी के हैं, सिर्फ 22 साल की उनकी उम्र है। इस खिलाड़ी ने 2 गोल किए। ये खिलाड़ी की सबसे बड़ी खूबी है, मिडफील्डर है, अटैकिंग मिडफील्डर, और विंगर की भूमिका भी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाता है। और यहां 5-0 का अंतर जरूर रहा, लेकिन ग्रुप बी जो है ग्रुप ऑफ डेथ से कम नहीं है। यहां मुकाबले एकदम ओपन है। जी हाँ, मुकाबले जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ड्यूरंड कप बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम ये कह सकते हैं कि टूर्नामेंट है। और सभी टीमें फुटबॉल को लेकर जिस तरह से क्रेज दिखता है लोगों के अंदर, और अभी जो है अब आगे जाके गोवा के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, सेकंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है वर्ल्ड का, और सेना जब हाथ रखती है किसी चीज पर तो वो बहुत सब कुछ अनुशासित हो जाता है। तो ये टूर्नामेंट की सबसे बड़ी विशेषता है, जो बाकी और अन्य फुटबॉल के जितने टूर्नामेंट्स होते हैं उनसे इस टूर्नामेंट को अलग साबित करती है। रही बात गोवा की, आपने कहा गोवा एक फुटबॉल का अच्छा खासा कल्चर, संस्कृति वहां विकसित हो चुकी है, जो कभी पूरी तरह से बंगालमय हो गया था फुटबॉल का खेल। अब वो अगर आप क्लब के स्तर पर देखें तो वहां चर्चिल भी है, डेम्पो भी है, सालगांवकर भी है,
और सारी टीमें जो है गोवा क्लब ने बिल्कुल समेट दिया है फुटबॉल के रोमांच को। जी, और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in पर। इसी के साथ अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।